नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम लगातार पिछले वीडियो में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि समकालीन कलाकार के जीवन पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। आपके ईपीसी 2 के यूनिट 2 में कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में पढ़ना है। तो उसी के सीरीज के अंतर्गत आज हमने जिस कलाकार का चयन किया है, जिस आर्टिस्ट का चयन किया है, उनका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। उनका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी, जिनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 ईस्वी में। यदि हम डेट की बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1899 और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1975। यानी कि ये जो डेट है 15, ये आपको याद रखें, दोनों यूनिक है। 15 जून 1899 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में। यदि इनका बर्थ प्लेस की बात करें, इनके जन्म स्थान की बात करें, तो इनका जन्म स्थान है रंगपुर। रंगपुर जो है वर्तमान परिदृश्य में बांग्लादेश में पड़ता है और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1975 को, जो कि कलकत्ता में हुई थी, शांति निकेतन में हुई थी। तो 15 जून यानी कि आज ही के दिन, आज आपका 15 जून है, तो आज ही के दिन जो है इनका जन्म हुआ था। एक महान कलाकार का जन्म हुआ था, महान कलाकार का जयंती है। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 15 जून यानी कि आज ही के दिन हुआ था। 14 जून को यानी कल मेरा जन्मदिन था, तो आप सभी प्रशिक्षुओं के द्वारा मुझे मैसेज किया गया, कॉल भी आया था, आप सभी ने मिलकर सेलिब्रेट किया, जिसका मैं आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद भी देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस लॉकडाउन में भी आप घर पर रहते हुए, घर पर पढ़ाई करते हुए भी मेरे जन्मदिन को आप सभी ने याद रखा और इसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। जब महाविद्यालय खुलेगा तो हम से मिलकर एक पार्टी का भी आयोजन करेंगे। और आज आपका है 15 जून यानी कि आज ही के दिन एक महान कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी का भी जन्म हुआ था। इसीलिए आप सभी इनके जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करें और इनकी जीवनी को याद रखें, क्योंकि आपकी परीक्षा में इनसे प्रश्न भी आते हैं। जब हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनके द्वारा कहा गया एक वाक्यांश है। देवी प्रसाद राय जी कहते हैं कि कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। यह शब्द रचना जो है प्रसिद्ध कला शिल्पी श्री देवी प्रसाद राय चौधरी का है। वो कहा करते हैं कि कला के लिए, कला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, कला बस हमारी नहीं है, ये कला आप सबकी है। आप सभी भी इसे सीख सकते हैं, आप सभी इसे धारण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम कलाकार हो गए तो ये कला हमारी हो गई। कला किसी की नहीं होती है, कला सभी के लिए है, कोई व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। यानी कि जब आप लोग इस महाविद्यालय में नामांकन कराए थे, तो आपका उद्देश्य नहीं था एक बेहतर शिक्षक बनना, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको ज्ञात हुआ हमको एक बेहतर शिक्षक तो बनना ही है, साथ ही साथ एक बेहतर कलाकार भी बनना है, क्योंकि एक बेहतर कलाकार ही एक बेहतर शिक्षक बन सकता है। जब तक आप एक बेहतर कलाकार नहीं बनेंगे, तब तक आप एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि कला जो है कोई भी धारण कर सकता है। अधिकतर प्रशिक्षुओं के द्वारा कहा भी जाता है कि हम कला कैसे सीखेंगे। कला आप सभी सीख सकते हैं। हम वैसे प्रशिक्षुओं को कहना चाहेंगे, आप देवी प्रसाद राय चौधरी के उस वाक्यांश को याद कीजिए जब वो कहते हैं कि कला कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। यानी कि ये कपड़े की तरह है, एक ये वस्त्र की तरह है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। किसी का एक व्यक्ति के पास की बात नहीं है। जो व्यक्ति चाहे कला को अपने अंदर समाहित कर सकता है, अपने अंदर धारण कर सकता है। बस इसकी शर्त एक ही है, कला को धारण करने के लिए आपको कला साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप कला की साधना नहीं करते हैं
तो आप कला को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के शुरुआत में बताया था कि देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म रंगपुर जिले में हुआ था। रंगपुर जो है वर्तमान में बांग्लादेश में है। रंगपुर एक जिला है जो कि ताज हाट का एक जिला है, यानी कि आप कह सकते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हुआ था ताज हाट में, जो कि रंगपुर जिले में पड़ता है और रंगपुर वर्तमान में बांग्लादेश में है। इनका जन्म 1899 यानी कि 15 जून 1899 को ताज हाट में हुआ था। रंगपुर जिले के ताज हाट में इनका जन्म हुआ था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देवी प्रसाद के परिवार का जो हम जीवन क्रम देखते हैं, इनके परिवार के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है इनका परिवार एक ठेठ जमींदाराना था। ठेठ जमींदाराना कहने का अर्थ हुआ कि इनका परिवार पूरी तरह से जमींदारी की प्रथा से युक्त था, किंतु उसके बावजूद भी इनके कला के प्रति रुझान रहा। यानी कि जैसा कि उन्होंने शुरू में कहा था कि कला किसी की बपौती नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। ये इनके लाइफ में भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि इनका परिवार एक जमींदार वर्ग से ताल्लुक़ रखता था। जमींदार को आप सभी जानते होंगे, जिनके लाइफ में कला संस्कृति का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है, क्योंकि उनका व्यवसाय इतना बड़ा रहता है, उसी व्यवसाय में वो व्यस्त रहते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी देवी प्रसाद का जो है मन कहाँ लगा, कला के प्रति इनका रुझान बचपन से ही रहा। और ये जो है हमेशा जो है अपने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही चित्रकला और मूर्ति बनाते रहे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में हम दोनों चीज़ कहते हैं, यानी कि वो चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। बाकी कलाकार के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप बस ये कहते हैं कि ये चित्रकार थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, नंदलाल बसु एक चित्रकार थे और नीलनाथ टैगोर भी एक चित्रकार थे, गगनेन्द्र नाथ टैगोर भी कार्टूनिस्ट और चित्रकार थे। उसी तरह आपके देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे, यानी कि इन्हें चित्रकला में जितना मन लगता था उससे कहीं ज़्यादा मन इनको मूर्तिकला में लगता था। जब इनके पिताजी ने जब इनको कला के प्रति इतना रुझान देखा, ये कला के प्रति इनका समर्पण का भाव देखा, तो उस समय के प्रख्यात कला शास्त्री जिनका नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर या ठाकुर भी ने कह सकते हैं, जैसा कि मैंने इस सीरीज के दूसरे आर्टिस्ट अवनींद्र नाथ ठाकुर के बारे में आपको बताया था, तो उस समय के कला गुरु थे, उस समय के प्रख्यात शिक्षक थे, उनके पास कला अध्ययन के लिए इन्हें भेज दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी के कला गुरु प्रख्यात कला शास्त्री अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। कला गुरु जो है अवनींद्र नाथ ठाकुर की शिक्षण पद्धति जो क्या है सबसे अलग थी, यानी कि वो बाकी शिक्षकों से अलग ढंग से पढ़ाते थे। आप सभी भी जानते होंगे, आपके महाविद्यालय में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पढ़ाने की विधि अलग है, जिनके बात करने का तरीका अलग है, जिनके आपके साथ व्यवहार करने का तरीका अलग होता है। सबका तरीका अपना अलग अलग है। उसी तरह जो कला गुरु थे उनके भी पढ़ाने की शैली अलग थी, वो बाकी से अलग पढ़ाते थे। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, यदि आप कलाकार बन करके किसी को पढ़ाते हैं, यदि आप कलाकार बन करके शिक्षक बनते हैं तो आपका सब कुछ अलग हो जाएगा। एक कला की दुनिया ही अलग है। आप उस दुनिया से जब जुड़ जाते हैं तो आपके लिए कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आपके समझ ऐसा नहीं होता है। सबको आप एक समान भाव से देखते हैं, सबको आप एक मित्रवत के रूप में देखते हैं, क्योंकि कहा भी गया है जब तक आप अपने स्टूडेंट को एक मित्रवत की भावना नहीं रखेंगे तब तक वो हर बातें आपके सामने आपके सम्मुख को शेयर नहीं करेगा। और जब वो अपनी मन की बातें अपनी मन की भावनाओं को आपके समक्ष शेयर नहीं करता है, आपके समक्ष बताता नहीं है, तो हो सकता है कि उसके मन में जो परेशानियां हैं, जो भी भाव आप उसको पहचान नहीं पाए या आपके समक्ष बता नहीं पाए। कई बार क्लास में ऐसा होता है कि स्टूडेंट चाहते हैं पूछना, लेकिन एक शिक्षक का व्यवहार ऐसा होता है, एक मित्रवत व्यवहार नहीं होता है, जिस वजह से उनकी जो परेशानियां हैं, उनका जो मन में प्रॉब्लम है, उनके मन में ही रह जाता है। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह भी है, आप सभी एक मित्रवत के रूप में, एक कलाकार के रूप में एक शिक्षक बनेंगे, जैसा कि
कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने देवी प्रसाद राय चौधरी को पढ़ाया था। जैसा कि मैंने कहा कि उनके पढ़ाने की शैली अलग थी। वो क्या करते थे, अपने शिष्यों को चित्रण करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे देते थे, यानी कि उन्हें फ्री मुक्त कर देते थे कि उनको जैसे इच्छा करे, जिस वे में इच्छा करे, उस वे में वो कला का अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का और किसी भी विषय का वो चित्र बनाए, वो उन्हें उसके लिए कभी मना नहीं करते थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर के अंदर क्या था, उनकी परिस्थिति जो है बाकी शिक्षकों से अलग थी। वो कभी भी किसी काम के लिए अपने शिष्यों के ऊपर दबाव नहीं डालते थे, वो उन्हें स्वतंत्र कर देते थे, यानी कि उन्हें जैसे चित्र बनाना है, जिस वे में बनाना है, जिस विषय का बनाना है, उस विषय का वो बना देते थे। उन्हें कभी भी वो एक बंधन में नहीं रखे, वो हमेशा उन्हें मुक्त रखे, हमेशा वो एक मित्रवत के भांति व्यवहार किए। जो देवी प्रसाद राय चौधरी थे, वो अपनी सच्ची लगन से कार्य करने के कारण अपने कला गुरु के मन में शीघ्र ही बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिए थे और उनके प्रतिभाशाली शिष्यों में गिने जाने लगे। आप ये बोल सकते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे अपने कला गुरु और अवनींद्रनाथ टैगोर के एक बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्य बन गए थे। शिष्य क्यों बन गए? क्योंकि ये मन लगाकर अपना काम करते थे, जो भी काम इनको दिया जाता था उसको शीघ्र ही वो पूरा कर लेते थे। जिसके लिए हम यह देख पा रहे हैं, एक तो कला गुरु अवनींद्रनाथ का मित्रवत व्यवहार, शिष्यों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता देना, इन सब चीज़ों की वजह से जो देवी प्रसाद राय चौधरी थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया और अपने कला गुरु के मन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिए। और उनके जितने भी प्रतिभाशाली शिष्य थे, उनमें से गिनती इनकी भी आती है। आप कह सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रिय शिष्य की यदि हम बात करें तो उनका नाम आता है देवी प्रसाद राय चौधरी। जब हम अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने किसकी चर्चा की थी कि उन्होंने शांति निकेतन में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किए थे। तो जो देवी प्रसाद राय चौधरी थे, जब इनकी कला शिक्षा पूर्ण हो गई, यानी कि इन्होंने कला का पूर्ण अध्ययन कर लिया, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने इनको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आर्ट शिक्षक के रूप में रख लिया, यानी कला शिक्षक के रूप में इनको वहाँ पर जॉब भी दे दिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी की जैसे ही शिक्षण पूर्ण हुई, ये अपना कोर्स पूरा करते ही एक कला शिक्षक बन गए। कला शिक्षक क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने मेहनत से अपना कोर्स पूरा किया था और इनको अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे कला शिक्षक मिले थे और उनके ये एक प्रतिभाशाली शिष्यों में गिने जाते थे। तो जैसे इनकी कोर्स पूरी हुई, जैसे इनका कोर्स कंप्लीट हुआ, आप कह सकते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर की जो संस्था थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, उसमें आर्ट शिक्षक के रूप में, कला शिक्षक के रूप में इनको रख लिया गया। जैसा कि मैंने कहा ही था आपको, देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार तो थे ही, चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। वो मूर्ति कला का भी निर्माण बेहतर तरीके से करते थे। इनके बारे में हम आगे जानते हैं कि मद्रास के सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जेएस कर्जिश, डॉक्टर सुब्बाराव तथा जगदीश चंद्र बसु, इन सब का भी नाम आपको याद रखना है। नाम उनका क्या आप नोट आउट कर लेंगे? मद्रास के सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जेएस कर्जिश, डॉक्टर सुब्बाराव तथा जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश से राय चौधरी को डम्बिलन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष के पद पर भी आसीन किया गया। यानी कि ये जो मैंने 4 नाम गिनाया, सीपी रामास्वामी अय्यर, जेएस कर्जिश, डॉक्टर सुब्बाराव तथा जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश से उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने सिफारिश किया देवी प्रसाद राय चौधरी को डम्बिलन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष भी बनाया गया। आप कह सकते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी को जो है डम्बिलन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष के पद पर भी नामित किया गया, जहां पर उसने 28 वर्षों तक, यहाँ पर डेट आप जरा याद रखना है, 28 ईयर्स, यानी कि 28 वर्षों तक उन्होंने वहां पर अध्यक्ष के पद पर रहे और शिक्षण का कार्य किया।
28 वर्ष तक वो डिवीजन कॉलेज ऑफ आर्ट में एक शिक्षक के पद पर आया। वहाँ पर उन्होंने पढ़ाने का काम किया, अपने छात्रों को कला सिखाने का काम किया और इसके साथ ही साथ वे कॉलेज की उन्नति के भी सूत्रधार रहे। यानी कि डिवीजन कॉलेज ऑफ आर्ट में उन्होंने 28 साल तक शिक्षण का कार्य किया है और इसके साथ ही साथ कॉलेज की उन्नति के लिए, कॉलेज के विकास के लिए भी सूत्रधार रहे। यानी कि आप कह सकते हैं कॉलेज में जितना भी विकास हुआ, कॉलेज में जितना भी डेवलपमेंट हुआ, उसमें भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण इनका रोल रहा। आप सभी जानते होंगे किसी भी महाविद्यालय का यदि उन्नति होती है, यदि किसी महाविद्यालय का विकास होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वहाँ के शिक्षकों का होता है, वहाँ के प्राध्यापकों का होता है, वहाँ के अध्यापकों का होता है। आप जिस विद्यालय में या महाविद्यालय में जाएंगे, यदि उस महाविद्यालय में उन्नति हो रही है तो उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आप सभी बनते हैं, क्योंकि आप सभी के योगदान से ही एक कला प्राध्यापक के ही या एक कला शिक्षक के या आप सभी के योगदान से ही किसी महाविद्यालय की उन्नति के सूत्र शुरू होते हैं, उन्नति का रास्ता वहाँ से ओपन होता है। उसी तरह हम यहाँ देख पा रहे हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे डिवीजन कॉलेज ऑफ आर्ट में 28 वर्षों तक उन्होंने शिक्षण का कार्य किया और शिक्षण के साथ ही साथ, पढ़ाने के साथ ही साथ वो कॉलेज के उन्नति के भी सूत्रधार रहे। कॉलेज में जो भी विकास का कार्य होता था उसके सबसे बड़े, यदि हम सूत्रधार की बात करें तो सूत्रधार में नाम आता है देवी प्रसाद राय चौधरी का ही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक कला शिक्षक जो होता है, एक कला प्राध्यापक जो होता है, या भी जो कला को समझ करके जो शिक्षक बनता है, वो हमेशा अपने हर कार्य में एक कलात्मक अनुभूति की प्रस्तुति करता है। क्योंकि जब आप किसी कार्य में कला को इंक्लूड कर देते हैं, कला को शामिल कर देते हैं, तो उसकी रोचकता जो है ऐसे ही बढ़ जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कोई भी सामान है, कोई भी सिंपल चीज़ है, यदि उसमें हम कला इंक्लूड कर दें, कला को शामिल कर दें, तो उसकी खूबसूरती क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। वही काम आपके कला शिक्षक आर्टिस्ट देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा किया गया। उन्हें जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पद पर भी नामित किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो डिवीजन कॉलेज ऑफ आर्ट में 28 वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर रहे ही और वहाँ शिक्षण कार्य भी किया। इसके साथ ही साथ वो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पद पर भी रहे। देवी प्रसाद राय चौधरी के जीवन पर यदि हम और प्रकाश डालें, इनके जीवन पर और हम बात करें तो हमको बस एक ही चीज़ बार बार दिखाई देता है और वो है कि वो जितना बेहतर चित्र का निर्माण करते थे उतना ही बेहतर उन्होंने मूर्ति कला का भी निर्माण किया। और इसके साथ ही साथ जो बंगाल शैली की अपनी कला शैली थी, यानी कि जो वाशपत्ती थी, वाशपत्ती में भी उन्होंने चित्र बनाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो रंगों तथा रेखाओं को उकेरते ही थे और इसके साथ ही साथ वो मिट्टी एवं कांसे की मूर्तियाँ भी करते थे। यानी कि वो रंग के साथ तो खेलते ही थे, रंग के साथ खेलते थे, रेखाओं को उकेरते थे, इसके साथ ही साथ उन्हें मिट्टी से भी बहुत लगाव था। यानी कि वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे, कांसे की प्रतिमाएं करते थे। इन्होंने निरंतर अभ्यास से, कठोर मेहनत करके इन्होंने दोनों कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। कहा भी जाता है कोई भी जो कलाकार होते हैं वो एक ही विद्या में बेहतर कर पाते हैं। यानी कि या तो वो चित्रकार रहेंगे, या तो मूर्तिकार रहेंगे, या तो कार्टूनिस्ट रहेंगे, या तो फिर फोटोग्राफर रहेंगे, या किसी एक कार्य में वो बेहतर कर पाते हैं। हर कार्य में बेहतर कर पाना सब कलाकार के बस की बात नहीं होती है। लेकिन जो कलाकार, जो आर्टिस्ट कठिन मेहनत करते हैं, कठिन साधना करते हैं, वे अपने आप को हर विद्या में महारत हासिल कर लेते हैं, हर विद्या में बेहतर काम करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पाते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी मिट्टी की एवं कांस्य की मूर्तियाँ बनाते ही थे, इसके साथ ही साथ उन्होंने बंगाल शैली के वाशपत्ती में भी काम किया और बेहतरीन चित्रों का भी निर्माण किया। देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में एक युक्ति है जो कहा जाता है, एक बातें कही जाती है, और यह है कि जो इनके कला गुरु थे और अवनींद्रनाथ टैगोर और देवी प्रसाद राय चौधरी
जब ये दोनों चित्र बनाते थे, यदि दोनों चित्रों को हम एक साथ रख दें तो ये अंतर कर पाना कठिन हो जाता था कि कौन सी पेंटिंग देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है और कौन सी पेंटिंग अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। यानी कि आप कह सकते हैं जो इनके गुरु थे अवनींद्र नाथ टैगोर और देवी प्रसाद राय चौधरी, दोनों की कला में इतनी ज़्यादा समानता थी, इतनी बेहतर तरीके से दोनों अंकन करते थे कि दोनों के चित्र में अंतर कर पाना कठिन हो जाता था। यानी कि आप कह सकते हैं ये अपने गुरु के समकक्ष हो गए थे। जैसी पेंटिंगें अवनींद्र नाथ टैगोर बनाते थे उतनी बेहतर पेंटिंग देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा ही बनाई जाती थी। इसीलिए दोनों के चित्रों को जब हम एक साथ रख कर देखते हैं, उनकी एक साथ तुलना करते हैं, तो हम दोनों पेंटिंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं कौन सी पेंटिंग देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है और कौन सी पेंटिंग अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। देवी प्रसाद राय चौधरी के जीवनी को आगे बढ़ाते हुए हम इनकी कुछ प्रतिमाओं के ऊपर बात करते हैं। यानी कि हम यहाँ बात करेंगे कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने किन विषयों पर, किन टॉपिक के ऊपर उन्होंने प्रतिमाओं का निर्माण किया। तो जब हम इनकी प्रतिमाओं को देखते हैं, इनकी आदमकद मूर्तियों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इन्होंने विषम परिस्थितियों का संघर्ष अपनी मूर्तियों में दिखाया है। देवी प्रसाद राय चौधरी ने श्रमिक और उनके जीवन की कितनी ही समस्याओं को छुआ है। निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन और दिनहीन मजदूर उनकी कला की प्रेरणा रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो भी मजदूर वर्ग थे, जो भी श्रमिक वर्ग थे, जो उनके जीवन की परेशानियां थी, जो उनकी जीवन की कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को उन्होंने अपनी मूर्ति कला के माध्यम से दिखाया। उन्होंने इसको दिखाने का प्रयास किया है। उनकी एक सुप्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा है जिसका नाम है श्रम की विजय। इस प्रतिमा में उन्होंने संघर्ष और कशमकश की एक अलग रूप हम देख पाते हैं। जो श्रम की विजय प्रतिमा है वो दिल्ली के नगमा में स्थित है। नगमा आप सभी जानते होंगे। नगमा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब हम अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ रहे थे। तो नगमा में ही अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। नगमा का अर्थ होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। आपको याद रखना है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहाँ पर अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उसी नगमा के परिसर में, कैंपस में देवी प्रसाद राय चौधरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति जिसका नाम है श्रम की विजय, वो भी वहाँ पर हम देख सकते हैं, वहाँ पर इसको बनाई गई है। यदि आप इनकी एक और हम प्रतिमा की बात करें तो आप पटना में यदि सचिवालय के पास जाइएगा तो सचिवालय के ठीक सामने शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसमें बिहार के 7 शहीदों के योगदान को दिखाया गया है, जिसे हम लोग शहीद स्मारक जानते हैं, जो पटना में 7 जवानों को निरूपित किया गया है। यह प्रतिमा जो है देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा ही बनाई गई है, जो कि आपके बिहार पटना में स्थित है। आप गूगल पर सर्च करके इस प्रतिमा को देख सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे शहीद स्मारक, वो प्रतिमा आपको दिख जाएगी। तो आप जब उस प्रतिमा को देखेंगे तो देवी प्रसाद राय चौधरी की कलाकृतियाँ को आप लोग बखूबी जान सकते हैं कि उन्होंने किस ढंग से कला का निरूपण किया था। यानी कि वो एक चित्रकार तो थे ही, चित्रकार के साथ साथ वो एक बेहतर मूर्तिकार भी थे, जो आदम कद में, यानी कि जो एक मनुष्य का साइज होता है उसने बड़े साइज में कांस्य की प्रतिमा का वो निरूपण किए थे। उन्होंने श्रम की विजय तो बनाया ही, उसके साथ ही साथ गांधी जी की दांडी यात्रा और भी कई पेंटिंगें बनाई, जिसमें महत्वपूर्ण आपका है शहीद स्मारक, जो कि आपके पटना में सचिवालय के सामने स्थित है। कभी आपको पटना जाने का मौका मिले तो आप उस प्रतिमा को देख सकते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है हमेशा नवीन तकनीकों में कार्य करने की चाह रखते थे। यानी कि उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रहती थी। वो हमेशा चाहते थे कि हम कुछ बेहतर सीखते रहें। कभी भी उन्होंने सीखने के लिए, सीखने की ललक को ख़त्म नहीं किए, जैसा कि आप सभी के अंदर भी होनी चाहिए और होते भी है। बहुत से मेरे ऐसे प्रशिक्षु हैं, आप लोगों में से हैं, जो कि हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा हमसे सलाह मशवरा भी लेते रहते हैं। हमसे क्या, बाकी सभी शिक्षकों से लेते रहते हैं।
और होना भी यही चाहिए। आपको क्या करना है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो, आपको हर काम सीखते रहना चाहिए। जो भी नई तकनीकें आ रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी का हमको प्रयोग करना है और उसके बारे में सीखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे परेशानी हमें ये होती है कि हम पीछे हो जाते हैं बाकी सबसे। तो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति को भी नहीं छोड़नी है। आज के समय में देखा जा रहा है कि बहुत लोगों के द्वारा, बहुत सारे प्रशिक्षकों के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण जो अपनी सभ्यता संस्कृति, जो अपना कल्चर है, जो अपना व्यवहार है, उन सबको वो छोड़ते चले जा रहे हैं, जो कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो करना है, हमें सोशल मीडिया का तो प्रयोग करना ही है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान रखते हुए हमें नवीन तकनीकों को जानना है, हमें टेक्नोलॉजी को भी जानना है और साथ में अपनी सभ्यता संस्कृति को भी साथ लेकर चलनी है, जो कि देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा किया जाता था। देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भी प्रतिमाएं बनाते थे, जितनी भी वो आकृतियां बनाते थे, जैसे कि जब वो पूर्ण होने को रहती, मान लीजिए कि वो पेंटिंग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जैसे उन्हें ये अंदेशा होता था या उन्हें मालूम चलता था कि अमुक पेंटिंग या अमुक कलाकृति जो हम बना रहे हैं, हमसे पहले किसी कलाकार ने ऐसी कृति का निर्माण कर दिया है, तब वो क्या करते थे, उस पेंटिंग को नष्ट कर देते थे, यानी उस पेंटिंग को मिटा डालते थे। यदि वो मूर्ति बना रहे हैं तो मूर्ति को तोड़ देते थे और यदि चित्र की रचना कर रहे हैं तो चित्र को मिटा डालते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो हमेशा जो है नए कामों को विशेष ध्यान दिया, यानी कि उन्हें जैसे मालूम चलता था कि अमुक आकृति जो हम बना रहे हैं, ये आकृति पहले से किसी कलाकार ने बना चुकी है या फिर बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, तो उस कृति को क्या करते थे, निर्दयता पूर्वक नष्ट कर देते थे। मान लीजिए कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, आप बहुत मेहनत से 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना में एक चित्र का निर्माण किए, जैसे आपको मालूम चला कि ये पेंटिंग तो किसी और नहीं बना रखी है, तो क्या कभी आप उस पेंटिंग को मिटा पाएंगे? शायद आप नहीं कर पाएंगे, हम भी शायद नहीं करते हैं। लेकिन देवी प्रसाद राय चौधरी ऐसे थे, जैसे उन्हें मालूम चलता था कि ये आकृति, ये कृति किसी और के द्वारा बनाई जा चुकी है या किसी और ने बनाया है, तो उस पेंटिंग को नष्ट कर देते थे और फिर से वो नया रूप, नया अंकन करते थे। यानी कि उनके अंदर हमेशा नई नई भावना जागृत होती रहती थी। वे अपनी तरुण अवस्था में ही बुजुर्ग कलाकारों की तकनीक को अपनाते थे। यानी कि जो कलाकार बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनका जो अनुभव था, वो अनुभव हमें देवी प्रसाद राय चौधरी के बचपन में दिखता है, उनके तरुण अवस्था में दिखता है। यानी कि जब वो कम उम्र के थे, उनके अंदर इतना अनुभव आ गया था, जितना अनुभव शायद एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति में आता है। आप सभी भी सुने होंगे, लोगों द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास अनुभव है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है, अनुभव होने के बाद भी, उनके पास एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास बस अपनी उम्र को गंवाने का अनुभव होता है, कार्य को सीखने का अनुभव नहीं रहता है। क्योंकि जो समय आपके पास अभी है, जो उम्र आपके पास है, वही उम्र सीखने की है। ऐसा कोई उम्र नहीं आता जिस उम्र में आप बेहतर सीख पाएंगे या जिस उम्र में आप अनुभव कर पाएंगे। जो वर्तमान समय है, जो अभी का समय है, अभी के समय आपके सीखने का है। आपका चाहे कुछ भी उम्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी सीख सकते हैं। यानी कि जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में हम देखते हैं कि तरुण अवस्था में भी जो बुजुर्ग कलाकार थे, उनके तकनीक को ही अपनाने लगे थे। यानी कम उम्र में वे वैसा कार्य करने लगे थे जो शायद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कलाकारों के द्वारा किया जाता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, उनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि जब काम आप कम उम्र में कर लेते हैं तो आपके पास क्या होता है, अनुभव आता है। और अनुभव कब आता है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना आपके अंदर अनुभव आएगा। जितना आप किताबों को पढ़ेंगे, जितना आप लेखों को पढ़ेंगे, जितना आप चित्र का निर्माण करेंगे, उतना ही आपके अंदर अनुभव आते जाएगा।
जो समय आज आप सोशल मीडिया पर या कहीं भी व्यक्त कर रहे हैं, यदि वो समय का निर्माण आप अपनी कला को निखारने में करें, चित्र निर्माण में करें, मूर्ति निर्माण में करें, या आपको जिसमें मन लगता है आप पढ़ाने में करें, पढ़ने में करें, तो वही अनुभव आपको काम करेगा। जब आप एक शिक्षक बनकर विद्यालय में जाएंगे तो जो अनुभव आप आज महाविद्यालय से प्राप्त कर रहे हैं, बीएड प्रथम वर्ष में जो अनुभव आप प्राप्त करेंगे, सेकेंड ईयर में प्राप्त करेंगे, यही अनुभव आपके पूरे जीवन भर रहने वाला है। यानी कि आपको करना क्या है, आपको जो 2 साल का समय मिला है, इन 2 साल को पूरी तरह से अपने आप पर निछावर कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है, क्योंकि ये समय फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। यानी कि फिर आपको ना ऐसा समय मिलेगा, ना ऐसा माहौल मिलेगा जो कि आप अपने आप को समय दे सके, अपने आप को समझ सके, कला को समय दे सके। आपके पास से बेहतर समय है, यानी कि आप घर में हैं, आपके पास कोई काम कार्य नहीं है, आप सभी के लिए हम लोग लगातार ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वीडियो को देखिए, होमवर्क तैयार कीजिए और जितना हो सके उतने साहित्य को पढ़िए, अपने विषय की किताबों को पढ़िए, क्योंकि आपके जो अभी APC 2 है, APC 1 में आप देखेंगे आपको कितने बेहतर साहित्य पढ़ने हैं। यानी कि आपको तुलसी राम की रचना मुर्तैया पढ़नी है, विनोबा भावे का शिक्षक पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी लोकोक्तियाँ, लोक कहावतें, नाटक, इन सभी को पढ़ना है। EPC 3 में हम जाते हैं तो EPC 3 में आपको ICT पढ़ना है, इंफॉर्मेशन जानना है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। तो उन चीज़ों को जानने पर आप समय दीजिए। जितना आप सीखेंगे, जितना आप देखेंगे, उतना आपके अंदर एक क्षमता का विकास होगा, आप बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा उतना ही बेहतर आप शिक्षक कहलाइएगा। जितना ज़्यादा विषय में आप नॉलेज रखेंगे उतनी बेहतर आपका प्रदर्शन रहेगा, उतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए आपके बीएड में हम कई बार कह चुके हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं, आपको सर्वगुण संपन्न शिक्षक बनना है। केवल एक विषय का शिक्षक आपको नहीं बनना है। यानी कि आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है, केवल उस विषय का आपको शिक्षक तो नहीं बनना है, उसके साथ ही साथ आपको हर विषय का शिक्षक बनना है। आपको कला का भी ज्ञान रहना चाहिए, आपको साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ICT का भी ज्ञान होना चाहिए। इन सब के बारे में हम आपके बीएड प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं। जब आप बीएड सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बीएड सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, हम स्वयं को भी समझेंगे। तो इसके बारे में हम विशेष बातें कर लेंगे आपके, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे वहाँ बातें होगी। वर्तमान में जो समय आपको मिला है, इसका पूरा प्रयोग करना है अपने कोर्स को पूरा करने में। बाकी को काम करने के पास आपके पास बहुत समय मिलेंगे। आप 2 साल बाद भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए समय की कमी नहीं है। लेकिन जो बीएड आप कर रहे हैं, तो अभी जो आपको समय मिला है, शायद ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा, और नहीं इतना बेहतर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। इसीलिए मेरा आप सभी से पुनः आग्रह है, आप सभी क्या करें, जो भी समय आपको मिला है, जो भी आपके विषय को शामिल किया गया है, उसको आप पढ़िए। हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्हें शायद अपने विषय के बारे में भी ज्ञात नहीं होता, यानी ये भी नहीं ज्ञात होता है कि उन्हें बीएड में पढ़ना क्या है, बीएड को लिखते कैसे हैं, बीएड में कौन कौन पाठ्यक्रम को शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया है, जो कि शायद अच्छी बात नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज से और अभी से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब से अपने आप को आप प्रेरित करना शुरू करेंगे, और आज से जो समय आपको बचा है, जो समय आपने गंवा दिया, उसको छोड़ दीजिए। जो समय आपके आगे से है, आपके चाहे जो भी उम्र हो, उस उम्र में अभी आज से आपको क्या करना है, अपने आप को बेहतर करने का प्रयत्न शुरू कर देना है। और जैसे हम देखते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया, आपके और सारे शिक्षकों ने किया, आपको भी कोर्स पूरा करने के साथ ही, जैसे कि हम इस कलाकार बाग देखेंगे, देखें अभी कि जैसे उन्होंने कोर्स पूरा किया था, उन्हें एक बेहतर जॉब मिल गया। आप कई सारे शिक्षकों को देखेंगे जिन्होंने अपना कोर्स पूरा किया, कोर्स पूरा करने के साथ ही वो शिक्षण के कार्य में लग गए। आपका तो कोर्स ही है टीचर बनने का, तो आपको करना क्या है, अपने आप को इतना बोल्ड कर लेना है, अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो,
कोर्स कंप्लीट करने के साथ ही साथ आप एक बेहतर शिक्षक बन जाए। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि मैंने जितनी भी बातें आप सभी को बताई है इससे आप सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न जरूर करेंगे। चलिए हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। हमें पता चलता है कि जब इनके हम जीवन को और स्टडी करते हैं और अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इन्होंने अनेक कला प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया और ये जितनी भी कला प्रदर्शनी में भाग लेते थे हर प्रदर्शनी में, हर एग्जीबिशन में इनके चित्रों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी जितनी भी कला एग्जीबिशन में आर्ट एग्जीबिशन में भाग लिए, प्रत्येक एग्जीबिशन में इनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शायद ही कोई एग्जीबिशन होगा जिसमें इनकी कलाकृतियों को पुरस्कार नहीं मिलता था। देवी प्रसाद राय चौधरी जब मात्र 59 वर्ष के थे यानी कि 59 साल के थे तो इन्हें कला निष्ठता और उसके प्रति आकर्षण के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से भी इन्हें अलंकृत कर सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है कि देवी प्रसाद राय चौधरी मात्र 59 वर्ष की उम्र में, 59 साल की उम्र में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान जो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो हैं आपके देवी प्रसाद राय चौधरी थे। इनके बारे में एक और चीज़ है जो कि हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, जो कि इनके पूरे अभी तक के जीवनी में शायद वो छूट रहा था और उसका यदि हम जिक्र नहीं करते तो शायद देवी प्रसाद राय चौधरी की जो जीवनी हमने आज आपके सामने प्रस्तुत की शायद वो अधूरी रह जाती। और वे है कि वो चित्रकार तो थे ही, मूर्तिकार तो थे ही, इसके साथ ही साथ वह एक शिकारी एवं पहलवान भी थे। ये दो कला उनके अंदर और भी था, वो एक बेहतर शिकारी भी थे और पहलवान भी थे। शायद पहलवान थे इसी वजह से उन्होंने उतनी भारी भरकम मूर्तियों का निर्माण किया। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म जिसे मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी को कोलकाता में हुई। एक महान कलाकार की मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 को कोलकाता में हुई थी। तो इस वीडियो में हमने आपके बीएड फर्स्ट ईयर के यूनिट 2 के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में जाना। हम अगले वीडियो में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत और भी कलाकार हैं उन कलाकारों के बारे में लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।